नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान जॉब एंड टेक ई हेल्प पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईओ और आरओ का जो एग्ज़ाम है आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है और मई के फर्स्ट वीक में जो है वो एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। तो इसके लिए जो पार्ट बी है नगरपालिका अधिनियम और नगरपालिका की कुछ योजनाएं और कुछ रूल्स जो हैं वो इसमें पार्ट बी में आने वाले हैं। तो जो पार्ट बी का जो एक कह सकते हैं कि फटाफट एक क्रैश कोर्स टाइप में इस वीडियो में मैं आपकी ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं जल्दी जल्दी और लगातार आपको जो अधिनियम है नगरपालिका एक्ट के, इसके अलावा इनकी योजनाएं जो है वो पूरा कंप्लीट पार्ट बी जो है वो बहुत ही कम दिनों में, आप यूँ कह सकते हैं कि 4 या 5 दिनों या 4 या 5 वीडियोज़ में मैं कंप्लीट जो है वो पीडीएफ का जो स्क्रीनशॉट है उसमें आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। नगरपालिका एक्ट 2009 जो है उसमें कुल 344 नियम हैं और 17 अध्याय हैं और 6 अनुसूचियाँ हैं। अध्याय की बात करें तो उसमें 17 है, अनुसूचियाँ 6 है। जो फर्स्ट अध्याय है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि धारा 1 और 2 जो है वो सिलेबस में है, नहीं नहीं है सिलेबस में। और धारा जो पहली है उसमें प्रारंभ, नाम और प्रसार के बारे में जानकारी है। नगरपालिका एक्ट 2009 इसका नाम है। प्रारंभ यह 11 सितंबर 2009 से हुआ है और प्रसार की अगर बात करें तो छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये लागू है। धारा 2 की अगर बात करें तो इसमें परिभाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद अध्याय 2 शुरू हो जाता है, जिसमें धाराएं 3 से लेकर 50 तक की है। अगर अध्याय 3 की बात करें तो नगरपालिकाओं का गठन व शासन, इसमें धारा 3 से लेकर 50 तक की धाराओं का उल्लेख है। अगर धारा 3 की बात करें तो इसमें परिसीमाओं का उल्लेख है। अगर कोई नगरपालिका नई गठित होती है तो उसकी परिसीमा क्या होगी, उसका सीमांकन का जो निर्धारण है वो जिला कलेक्टर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नगरपालिका है वो घोषित राज्य सरकार के द्वारा होगी। और अगर नई नगरपालिका का गठन होता है तो उसका चुनाव 6 माह के अंदर करवाना होता है। अगर नगरपालिका का एक कोई भी पार्ट या सदस्यों को हटाया जाता है तो उसकी कोई समय सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं है। अगर हम बात करें किसी पूरे गांव को ही अगर नगरपालिका बना दिया जाए तो उस गांव का जो सरपंच होता है वो नगरपालिका का अध्यक्ष, उप सरपंच, उपाध्यक्ष और वार्ड पंच जो होते हैं उसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर किसी नगरपालिका में फंड है किसी भी प्रकार का तो उस नगरपालिका को ख़त्म कर दिया जाए तो वह राज्य सरकार के खाते में चला जाता है। अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर उसके पास कोई दूसरी बड़ी नगरपालिका है तो उसका फंड दूसरी बड़ी नगरपालिका में मर्ज हो जाता है। तो ये जो धारा 3 है उसमें यही है कि जो सीमांकन है उसका निर्धारण जिला कलेक्टर करेगा। नई नगरपालिका घोषित राज्य सरकार के द्वारा होगी और नई नगरपालिका को गठन होने के पश्चात जो चुनाव होगा वो 6 माह में होगा। जिला कलेक्टर को जो नई नगरपालिका के गठन का और सीमांकन का जो निर्धारण करने का जो खर्चा होगा वो नगरपालिका को देगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर धारा 4 की, तो इसमें कुछ उपबंध है जिसमें नगरपालिकाओं को राज्य सरकार के द्वारा कुछ छूट दी गई है। तो छूट का उल्लेख धारा 4 में है। उसके पश्चात धारा 5, 5वीं धारा में स्थापना और निगमन का उल्लेख है, जिसमें अगर कोई संक्रमणशील क्षेत्र है, यानी कोई अगर गांव और शहर के बीच का जो क्षेत्र है उसको संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर नगरपालिका का गठन होता है। अगर कोई छोटा शहर है तो वहाँ पर नगर परिषद, और बड़ा शहर अगर कोई है तो वहाँ पर नगर निगम का गठन होता है। और इसके अनुसार कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो उसकी स्थापना राज्यपाल द्वारा, औद्योगिक नगरी और विकास प्राधिकरण कोई है तो वो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। धारा 6 में संरचना का उल्लेख है, जिसमें वार्ड सदस्य और आरक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूनतम 13 वार्ड हो सकते हैं। सदस्यों की बात करें तो इसमें निर्वाचित, मनोनीत और पदेन 3 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। मनोनीत सदस्य की अगर बात करें तो नगरपालिका में 6, नगर काउंसिल में 8, परिषद में, नगर निगम में 12 सदस्य हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा इनको कभी भी हटाया जा सकता है। याद रहे, इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि मनोनीत सदस्य मत नहीं डाल सकते, किसी भी प्रकार के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। और निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो मत डाल सकते हैं। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। पदेन सदस्य एमएलए और एमपी होती है, जिनकी टर्म्स भी 5 ईयर की होती है। आरक्षण की अगर बात करें तो SC ST का जो होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। ओबीसी का SC ST को मिला के
उसमें से 50% घटाने के बाद यह ऋणात्मक मान भी हो सकता है। जो भी मान आएगा वो ओबीसी का आरक्षण होता है सदस्यों का। याद रहे 21% से ज़्यादा आरक्षण ओबीसी का हो नहीं सकता। धारा 7 की अगर बात करें तो इसमें पदावधि या टर्म्स का उल्लेख है जो कि 5 साल की होती है। अगर भंग होती है या कोई सदस्य को हटा दिया जाता है तो शेष जो कार्यकाल है उसके लिए चुनाव होते हैं। और अगर सिर्फ 6 महीने ही बचते हैं अगले कार्यकाल में अगली योजना के लिए तो यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं। धारा 8 की बात करें तो नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित माना जाता है। और नगरपालिका खुद जो है वो किसी पे केस कर सकती है, उस पे केस कर सकता है, खुद दायर कोई भी वाद जो है वो दायर कर सकती है, किसी प्रकार का लिटिगेशन यहाँ पे कर सकती है। धारा 9 की अगर बात करें तो इसमें वार्डों का विभाजन होता है, न्यूनतम 13 वार्ड बन सकते हैं। धारा 10 की बात करें तो वार्ड का उदाहरण उत्तर पश्चिम कोने से वार्ड का अवधारण होता है। और किसी को कोई आक्षेप हो, ऑब्जेक्शन हो तो 7 दिन में राज्य सरकार के पास भेज सकते हैं। धारा 11 जो है वो नगरपालिका के लिए निर्वाचन की धाराएं हैं। 11 से लेकर 20 तक उसमें चुनाव से संबंधित जिक्र है। 11 में ये जिक्र किया गया है कि राज्य चुनाव आयोग जो होता है प्रत्येक 5 साल में कार्यकाल पूरा होने पर नगरपालिका का चुनाव करवाता है। और अगर 6 महीने ही शेष रहते हैं कार्यकाल में तो इस दौरान कोई भी चुनाव नहीं होंगे। अगर धारा 12 की बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग के जो कृत्य हैं उनका प्रत्यायोजन से संबंधित ये धारा है। डेलीगेशन फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें जो चुनाव आयोग है उसके कार्यों को उप निर्वाचन आयुक्त तो निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में इनको डेलीगेट किया जा सकता है, उनको प्रत्यायोजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। धारा 13 की अगर बात करें तो इसमें वार्ड के लिए इलेक्टोरल रोल जो सूची होती है वो तैयार करने की बात है। निर्वाचन नामावली जो कि क्षेत्र का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होता है वो तैयार करता है, जिसकी नियुक्ति राज्य चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और राज्य सरकार के परामर्श पर की जाती है। इलेक्टोरल रोल में किसी भी व्यक्ति का जो कि वोट डालना चाहता है उसका नाम जोड़ने के लिए योग्यता ये है कि वह 18 साल का होना चाहिए और ये डेट 1 जनवरी तक यहाँ पर मेजर की जाती है। मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। और धारा 14 जो है धारा जो 13 है उसमें ये ध्यान रखें कि वो जो सदस्य है वोट डालने वाला विकृत या अनसाउंड माइंड का ना हो, अवैध कब्जा करके ना बैठा हो कहीं पे, और हॉस्टल जेल वगैरह या अलग जगह पर अस्थायी रूप से न रह रहा हो तो उसका नाम उसमें नाम नहीं जुड़ेगा। धारा 14 की बात करें तो उसमें डिसक्वालीफाई जो होते हैं विहर्ता उनका जिक्र है। तो उसके लिए भारत का अगर नागरिक नहीं है, विकृत माइंड का है, दिवालिया है या कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है तो इस प्रकार का व्यक्ति डिसक्वालीफाई माना जाएगा। धारा 15 की बात करें तो इसमें फॉल्स डिक्लेरेशन मिथ्या घोषणाओं का उल्लेख है। ऐसा करने पर 1 वर्ष की जेल और 2 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना का प्रावधान है। धारा 16 और 17 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी क्रमशः का उल्लेख है, जिनकी नियुक्ति राज्य चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और राज्य सरकार के परामर्श पर की जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। जिला जो होता है पूरे जोन में बंटता है। कई बार काम की अधिकता की वजह से जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो अपने कार्यों को प्रत्यायोजन कर सकता है। 1 से ज़्यादा डीओ हो सकते हैं, लेकिन सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंडर में ही काम करते हैं। धारा 18, 19 और 20 की अगर बात करें तो इसमें चुनाव के लिए जो कर्मचारी उपलब्ध करवाने की बात है वो स्थानीय प्राधिकृत कर्मचारी जो होते हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्थानीय प्राधिकारी जो होते हैं वो कर्मचारियों को उपलब्ध करवाएंगे। ऐसे कर्मचारी धारा 19 में प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पे माने जाएंगे। अगर उनको छुट्टी वगैरह चाहिए या किसी प्रकार का कोई कंसल्ट चाहिए तो वो संबंधित चुनाव आयोग के विभाग से ही कर सकते हैं। धारा 20 की बात करें, अगर कोई ड्यूटी ब्रीच करता है, कर्तव्य भंग करता है अपने ड्यूटी से या निर्वाचन से संबंधित सशक्त पदीय कर्तव्यों को भंग करता है तो धारा 20 के तहत 3 माह से 2 साल तक की जेल है और 1 से 2,000 तक का जुर्माना है। धारा 21 की अगर बात करें तो निर्वाचन के लिए अर्हित जो व्यक्ति है, चुनाव के लिए जो व्यक्ति शामिल हो रहा है उसकी अर्हता की बात करें तो 21 साल का होना चाहिए। आरक्षित सीट में उसी वर्ग का होना चाहिए, यानी SC का है तो SC का, OBC की सीट है तो OBC का, और जनरल की सीट है तो जो जनरल का ही कैंडिडेट होना चाहिए। उसमें सभी कैंडिडेट शामिल है हालांकि जनरल में। घर में उसका एक फंक्शनल शौचालय होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे धारा 21 जो है, धारा 21 का एक पार्ट क्या है जिसमें कुछ स्थानों पर विशेष योग्यता का भी उल्लेख है। अगर 21 से 35 साल की उम्र है कतिपय स्थानों पर, और SC ST OBC जो है उनका मैक्सिमम जो है 1 सीट रिजर्व की जा सकती है। अगर खुद के लिए ही इनके लिए
सीटें कम हैं यानी 3 ही सीटें हैं तो मैक्सिमम 1 सीट रिजर्व कर सकते हैं। वैसे 2 सीटें इनकी रिजर्व होती हैं। जनरल की 5 है तो उसमें से एक जो है वो विशेष योग्यता वाले जो होते हैं व्यक्ति उनके लिए यहाँ पर रिजर्व होती हैं। तो यहाँ पे कतिपय स्थानों पर विशेष योग्यता का ध्यान रखें। 21 से 35 साल की उम्र इनमें होती है। धारा अगर 22 की बात करें तो एक से अधिक स्थानों पर अगर निर्वाचन है तो वो प्रतिबंध माना गया है। और ऐसे केसेस में जहाँ पर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो सब जगह से अगर एक विद इन टाइम पीरियड में अगर वो वापस नहीं लिए जाते हैं तो सब जगह से उनको यहाँ पे खारिज किया जाएगा। धारा 23 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये आचार संहिता से सब की तरह ही है, जिसमें यान ध्वनि विस्तारकों आदि जो चीज़ें हैं उन पर निर्बंधन है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस है। और अगर ऐसा किया जाता है तो राज्य चुनाव आयोग 5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है और 6 साल तक का जो चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है वो इम्पोज किया जा सकता है। धारा 24 जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताओं की बात है। 6 माह की सज़ा अगर किसी को हो चुकी है या 5 साल की सज़ा का मामला विचाराधीन है। 245 की धारा के अनुसार नगरपालिका की जगह का इंक्रोचमेंट कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, IPC 1973 के तहत सज़ा हो या फूड अडल्ट्रेशन 1954 के तहत खाद्य मिलावट अपमिश्रण में शामिल हो, लाभ का पद धारण करता हो, सेवा में बर्खास्त हो, 35 और 41 के तहत डिस्क्वालीफाई हो। धारा 35 और 41 का उल्लेख हम आगे करेंगे। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो वह सदस्य जो है वो साधारण निर्हरताएँ उनकी माना जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। धारा 25 की बात करें तो उसमें मतदान का उल्लेख है, भी कौन मतदान यहाँ पे कर सकता है। तो जिसका नाम मतदाता सूची में है वह व्यक्ति जो है वो मतदान कर सकता है और एक से अधिक अगर वह मतदान करता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो धारा 26 की अगर बात करें तो इसमें निर्वाचन का जो तरीका है उसका उल्लेख है। मतपत्र या EVM किस प्रकार जो है वो मत देने की रीति का उल्लेख है। किसी प्रकार की प्रॉक्सी वोटिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है। 27 की अगर बात करें तो आकस्मिक रिक्तियों से संबंधित है। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है कि ये किसी स्थान पर अचानक पद खाली होता है तो बाई इलेक्शंस के द्वारा उन पदों को यथाशीघ्र भरा जाएगा। धारा 28 की बात करें तो निर्वाचन जो अपराध है उनका उल्लेख है। धारा 29 की बात करें तो भ्रष्टाचार का करप्ट यहाँ पर जो प्रैक्टिस है उसका उल्लेख है। कोई अगर रिश्वत देता है या लेता है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखाता है, अनुचित प्रभाव दिखाता है, सती प्रथा को बढ़ावा देता है, जाति प्रथा को बढ़ावा देता है, जाति से संबंधित बहिष्कार की धमकी देता है, कोई लोक लुभावने वायदे करता है, लोभ लालच में लोगों को डालता है, धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार के देवीय प्रकोपों की धमकी देकर अपना चुनावी जो मंशा है उसको साधने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 29 के तहत कैटेगराइज किया गया है। धारा 30 में निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की जो अधिकारिता है उसका उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि चुनाव से पहले हम कोर्ट में नहीं जा सकते। धारा 31 की अगर बात करें तो चुनाव से संबंधित निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है। जिला कोर्ट में 1 माह में हम लगा सकते हैं चुनाव के पश्चात। धारा 32 का अगर उल्लेख करें तो 30 दिनों के अंदर अपील करने के पश्चात भी अगर वह जिला जो न्यायालय है, जिला कोर्ट जो है उससे अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में वह अपनी अपील दायर कर सकता है 30 दिनों में। और हाई कोर्ट को 3 माह में अपना निर्णय देना पड़ता है और उचित कारण के अभाव में 30 दिनों की लिमिट से बाहर भी जाया जा सकता है इन स्पेशल केसेस। धारा 33 की अगर बात करें तो समस्त सदस्यों का चुनाव अपास्त होने की स्थिति का उल्लेख है। अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है जिसमें 2/3 सदस्यों का जो चुनाव है वो नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार नगरपालिका को भंग कर सकता है। धारा 34 में विनिश्चय का उल्लेख है, जिसमें अगर कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने वाद दायर किया है और जिला न्यायालय पर उसका वाद जो है वो पेंडिंग है तो उसका अंतिम निर्णय जो होगा वो उसी को माना जाएगा। और अगर वह जिला न्यायालय से खुश न है और उसने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है तो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। तो इसमें विनिश्चय का उल्लेख है। धारा 35 जो है उसमें निर्हरताओं का उल्लेख है। धारा 28 और 29 हमने पढ़ी है। 28 में निर्वाचन अपराध और 29 में भ्रष्ट आचरण के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया था, जिसमें रिश्वत देना लेना, देवीय प्रकोप की धमकी देना और किसी भी प्रकार की रिश्वत देने की अन्यथा। और इसके अलावा जो हमने पढ़ा 29 में अनुचित प्रभाव छोड़ने की, सती प्रथा को बढ़ावा देने की और जाति बहिष्कार करने की चीज़ों का जो उल्लेख किया गया था, उसके तहत अगर कोई अपराध करे तो चुनाव में 6 साल तक का बैन उस पर लग सकता है। धारा 36 जो है उसमें उल्लेख है कि अगर राज्य चुनाव आयोग चाहे तो इन निर्हरताओं
में कमी कर सकती है और 6 साल के टाइम पीरियड को भी कम कर सकता है। अब अगर बात करें धारा 37 की, तो धारा 37 जो है उसमें शपथ का उल्लेख है कि 1 महीने के अंदर जो शपथ है वो चुनाव होने के पश्चात जो भी कैंडिडेट है जीत गया है उसको 1 महीने के अंदर राज्य सरकार द्वारा जो प्राधिकृत कोई भी अधिकारी है उसके सामने जो है वो शपथ लेनी पड़ती है। हालांकि ये पहले जिला कलेक्टर के सामने होती थी, जिसमें संशोधन के उपरांत इसको राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के सामने कर दिया गया है। कोई राजनीतिक कैदी अगर कोई है तो उसको 1 महीने का जो समय है वो शपथ वाला काउंट नहीं होगा, उसको अलग से समय दिया जाएगा। धारा 38 की अगर बात करें तो इसमें त्यागपत्र का उल्लेख है। यहाँ पर ध्यान रखें, सदस्यों के त्यागपत्र की बात की गई है, तो अध्यक्ष को जो है वो सदस्य त्यागपत्र देंगे। इसके साथ ही कार्यपालक का मजिस्ट्रेट जो है उसका नोटिस साथ में देंगे। 15 दिन के अंदर उसको स्वीकृत किया जाना है। अगर स्वीकृत नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो स्वीकृत माना जाएगा। अब अगर बात करें धारा 39 की, तो उसमें सदस्यों को, केवल सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है इसका उल्लेख है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार किस प्रकार हटाती है, उसका आधार क्या है और जांच कौन करता है, उसका उल्लेख इस धारा में है। अगर आधार की बात करें तो 3 लगातार बैठकों में अगर वह अनुपस्थित होता है, और धारा 30 यानी शपथ का उल्लेख करता है 1 महीने के अंदर अगर शपथ नहीं लेता है। सेक्शन 14 का अगर वायलेशन करता है, सेक्शन 14 है उसके अंदर डिसक्वालीफाई जो बताए गए हैं, उन किसी भी अगर जो निर्हरताएँ जो बताई गई थी, डिसक्वालीफाई जो फैक्टर थे उनका अगर वो कैटेगरी में आ रहा है और सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग वह किसी भी प्रकार का वायलेशन अगर करता है तो उसको सदस्य को हटाया जा सकता है। और कर्तव्यों से अगर वह अपना ड्यूटी ब्रीच करता है, भ्रष्ट आचरण करता है धारा 29 के अनुसार, और ड्यूटी करने में अक्षम है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अरहित नहीं माना जाता है। और इसकी जांच जो है वो राज्य सरकार या तो खुद करेगी या उसका राज्य सेवा का कोई अधिकारी जो है उसका पूरी जांच करने के पश्चात उसका कच्चा चिट्ठा रिपोर्ट जो है वो जिला न्यायाधीश की रैंक का जो व्यक्ति है, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, उसको जांच सौंपी जाती है और उस जांच के आधार पर वह राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करती है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्य सरकार निर्णय लेती है कि राजपत्र में प्रकाशित करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को हटाया जाता है। तो इसमें सदस्यों को हटाए जाने की बात इस धारा में उल्लेखित है। इसमें एक चीज़ और यह ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच लंबित है तो उसका सस्पेंशन किया जा सकता है। राज्य सरकार उसको चाहे तो निलंबित कर सकती है। पदावधि का अगर बात करें तो पदावधि के बाद धारा 40 के अनुसार कतिपय अभिकथनों की जांच हो सकती है, यानी उस पद पर रहने के पश्चात भी संबंधित जो व्यक्ति है अगर वह दोषी है तो उस पर जांच बैठ सकती है। तो उसमें अगर पुनः निर्वाचित होता है तो पिछले टर्म के गबन की जांच हो सकती है। 5 साल का टर्म पूरा होता है उसके पश्चात, उसके दौरान की जा सकती है, उसके पश्चात की जा सकती है। धारा 41 की अगर बात करें तो पुनः चुनाव पर ऐसे व्यक्ति पर धारा 39 के तहत अगर हटाया गया है तो उसको 6 साल तक का बैन उस पर लग सकता है। धारा 42 की अगर बात करें तो एक साथ कोई व्यक्ति अलग अलग जगहों से विधानसभा, संसदीय, स्थानीय, लोकल सेल जो गवर्नमेंट होते हैं उन अलग अलग जगहों से कोई भी निकाय का सदस्य इनका नहीं रह सकता। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो 14 दिनों में उसको डिसाइड करना पड़ता है, उसको एक पद को छोड़ना पड़ता है। यानी अगर 2 जगह है तो एक पद को छोड़ने के उपरांत ही वह दूसरे पद पर रह सकता है। धारा 43 की अगर बात करें तो प्रत्येक जो नगर निकाय है उसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र यहाँ पर किया गया है। नगर पालिका की अगर बात करें तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। नगर परिषद की अगर बात करें तो उसमें सभापति और उपसभापति होते हैं। और नगर निकाय में महापौर जिसको मेयर बोलते हैं और उप महापौर वाइस मेयर जो होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। पद जो होते हैं वो सृजित किए जाते हैं। और आरक्षण का प्रावधान भी इसमें धारा 43 में उल्लेखित है। अगर अध्यक्ष जो है वो 6 माह तक अब्सेंट रहता है, अवकाश पर है तो उसका जो चार्ज है ऑटोमेटिकली उपाध्यक्ष को चला जाता है। और 1 माह तक अगर अब्सेंट है, 6 माह तक की अवधि तो अवकाश की है, और अगर 1 माह तक अब्सेंट है तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का चार्ज दिया जाता है। त्यागपत्र की अगर बात करें तो अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपना जो है वो त्यागपत्र देता है।
उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष जो होता है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो चार्ज है वो उपाध्यक्ष के पास स्वतः ही चला जाता है। 6 माह तक की अवधि तक काम संभाल लेता है और उसके पश्चात पुनः चुनाव होते हैं। और उचित कारण से राज्य सरकार अगर चाहे तो इस 6 माह की अवधि को आगे बढ़ाकर 9 माह तक टोटल कर सकती है, यानी 3 माह आगे और बढ़ा सकती है। इन द केस कि अध्यक्ष का जो पद है वो खाली हो चुका है और उपाध्यक्ष का जो पद है वो अध्यक्ष की जगह उसको चार्ज दे दिया गया है, तो 6 माह तक जो है वो चुनाव को टाला जा सकता है। उसके पश्चात 3 माह अवधि और जोड़कर कुल 9 माह तक की अवधि तक उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। धारा 44 की अगर बात करें तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की जो कानूनी अवधारणा है उसका उल्लेख है कि चुनाव के बाद अगर ऐसे पता चलता है कि जांच में गड़बड़ी पाई गई है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संबंधित हारा हुआ कैंडिडेट या जिसका फॉर्म रद्द कर दिया गया है, हालांकि उसका फॉर्म अगर सही था, तो वह अपनी अपील कर सकता है। जिला न्यायालय जो होता है वो सुनवाई हेतु कोई अपना अधीनस्थ नियुक्त कर सकता है। और फिर भी अगर मामलों में निष्कर्ष नहीं निकलता है तो 1000 रुपये की जो फीस थी वो वापस नहीं मिलती है, उसका रिफंडेबल ये फ़ीस नहीं है और 1000 रुपये की जो फ़ीस है उनकी लग जाती है। और धारा 45 की अगर बात करें तो उसमें मुख्य नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख है। धारा 46 में नगरपालिका के अन्य कार्यों का उल्लेख है। और धारा 47 में राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका को अन्य कोई भी समनुनिर्देशित अन्य कार्य साइन कर सकती है। धारा 48 की अगर बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों का उल्लेख है, जिसमें अध्यक्ष जो होता है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है, कार्यपालक और वित्तीय प्रशासन की जो समितियां उनकी निगरानी करता है। राज्य सरकार को अध्यक्ष अगर चाहे तो किसी भी प्रकार की असंगत टिप्पणी की जानकारी लिखित में दे सकता है। राज्य सरकार का इस टिप्पणी के सिलसिले में जो आदेश होगा वो सबको मानना पड़ेगा। अगर उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष जो कार्य असाइन करेगा वो कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। धारा 49 की अगर बात करें तो इसमें सीएमओ के कार्यों का उल्लेख है, जो कि अभिलेखों की रक्षा करता है, रिकॉर्ड्स को अपनी कस्टडी में रखता है। सीएमओ अगर 7 दिन में अगर उस गलत फैसले की जानकारी राज्य सरकार को देता है तो राज्य सरकार 30 दिन में एक्शन लेती है, नहीं तो उस जो फैसले हैं और उस जो अपील है उसको खारिज कर देती है। संकल्प, प्रस्ताव और समझौतों पर हस्ताक्षर सीएमओ करता है। किसी भी प्रकार के पत्राचार पर अगर हस्ताक्षर की बात करें तो वो भी सीएमओ करता है। गबन इत्यादि की जांच करने के पश्चात जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो सीएमओ तैयार करता है। बैठक का कार्यवृत्त यानी मिनट्स जो होता है वो सीएमओ द्वारा तैयार की जाती है। धारा 50 की अगर बात करें तो उसमें कार्यभार सौंपने से संबंधित जो चार्ज जो दूसरों को हैंडओवर किया जाता है उसका उल्लेख है। अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को देता है और अगर उपाध्यक्ष नहीं तो सदस्यों को चार्ज दे सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और सदस्यों को चार्ज दे सकता है इन द केस अध्यक्ष अगर नहीं है। और पुरानी नगरपालिका कोई है उसका कोई अध्यक्ष है तो वो उसका खंडन होने पर नई नगरपालिका के अध्यक्ष को अपना चार्ज हैंडओवर कर सकता है। तो ये थी दोस्तों अध्याय 2 की धारा 3 से लेकर 50 तक की धाराओं का उल्लेख था, जिसमें हमने फटाफट जो क्लास है रिवीजन क्लास जो है उसमें इन धाराओं का उल्लेख किया। आगे की धाराओं में हम आगे की जो वीडियोस है उनमें हम आगे की जो धाराएं हैं उनका उल्लेख करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो सीरीज़ में हम बाकी की जो धाराएं हैं, बाकी के जो अध्याय हैं उनको बारी बारी से बहुत जल्द ही एक सार संक्षिप्त रूप में उनको हम फटाफट पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।